चलिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए इतने लंबे समय से हम आपको ये टॉपिक करा रहे थे, अब तो थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ भी आ गई। हमने टॉपिक की शुरुआत ये की थी कि भाई इतना अनयूजुअल फॉग क्यों है नॉर्थ इंडिया में। देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, कई सारे आस्पेक्ट्स में ये कनेक्टेड है। कई सारे हमने फिनोमेनास पढ़े हैं इसको लेकर के, जिन पर अपने लेवल पे इंडिविजुअली क्वेश्चंस आते हैं उन फिनोमेनास के ऊपर, वो सब भी हमने कवर किए हैं। ये एक रेकरेंट फिनोमेना है जो आप जब इसके बारे में खबरें निकालेंगे, आपको कुछ 2003 से पुरानी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी कि हर साल ही ये फिनोमेना आता है, इस पर सवाल उठ खड़े होते हैं और ये कोशिश की जाती है कि इसके जवाब ढूंढे जाएं, और हर साल ही फिर ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ये एक परेशानी का सबब है। उस हिसाब से एक बार अच्छे से आपको करा दिया गया ताकि हमेशा के लिए आपको ये नॉलेज रहे कि ये जो फॉग है कैसी है, क्यों है और ये क्या है। ठीक है, उसी सेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम इसे वाइंड अप कर देंगे। अब तक हमने आपको सारे कंसेप्ट्स बताए। लास्ट लेक्चर में हमने आपको अच्छे से बताया कि रेडिएटिव फॉग और एडवेक्शनल फॉग में अंतर क्या होता है, वो कैसे बनती हैं। हमने आपको कराया कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से फॉग आती है। आज तक आपकी सारी ग्राउंड्स बन चुकी हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे कि ये जो हमने खबर उठाई थी कि भाई जो 2 से लेकर के सेकेंड टू 6 फरवरी एक ज़बरदस्त फॉग का माहौल रहा भारत में, और उसके बाद 15, 16, 17, 18 फरवरी ये 4 दिन बहुत ज़बरदस्त फॉग रही। ये बहुत अनयूजुअल थी। क्यों अनयूजुअल थी? उसके कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि अमृतसर एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, यहाँ पर जब ये नोटिस किया गया तो ये फॉग रात के 7 बजे से सुबह के 10:30 बजे तक रहती थी। फॉग का समय इतना लंबा नहीं रहता, लेकिन इसका ये समय रहा करता था और ये थ्रू आउट द आवर्स बहुत ही डेंस रहती थी। सेकेंड, फॉग बहुत ज़्यादा 3 to 4 डेज़ प्रोलॉन्ग होती है, लेकिन इस फॉग के बारे में ये देखा गया कि ये 10 to 14 डेज़ तक प्रोलॉन्ग रही है। 10 to 14 डेज़ तक प्रोलॉन्ग रही। तीसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये था कि इस बार जो टेम्परेचर था फरवरी के समय में, जिन दिनों में फॉग देखी गई है उन दिनों में टेम्परेचर नॉर्मल जितना गिरा रहता था उससे 2 से 3 डिग्री हायर ही था, फिर भी इतना फॉग हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जो इसे अनयूजुअल बनाते हैं, और उन्हें हम आज डिस्कस करते हैं। वन बाय वन हम उनको समझते हैं। देखिए एक फिगर है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये फिगर है। इस फिगर को आप थोड़ा ध्यान में रखें, आपको सारा समझ में आ जाएगा। क्या फिगर है दिखा देता हूँ। देखिए अगर 500 मीटर तक की विजिबिलिटी है तो उस फॉग को हम शैलो फॉग कहते हैं। अगर 200 मीटर्स तक की विजिबिलिटी है तो उसको हम मॉडरेट फॉग कहते हैं। अगर 50 मीटर्स तक की विजिबिलिटी है तो उसको हम डेंस कहते हैं। अगर 25 मीटर है, बिलो 50 है, 25 के अराउंड ले लीजिए, बिलो 50 भी लिख सकते हैं, तो उसे हम वेरी डेंस कहते हैं। तो इस तरह से शैलो फॉग, मॉडरेट फॉग, डेंस फॉग और वेरी डेंस फॉग की ये कहानी है। ये फिनोमेना अनयूजुअल इसलिए पाया गया कि इस बार अगर देखा जाए तो आपको वेरी डेंस फॉग इनकाउंटर हुआ। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम थी। विजिबिलिटी, आप गाड़ी में थे और आपको कुछ भी नहीं दिखता था, इट इज़ टोटली ब्लाइंड। तो इस वजह से ये काफ़ी अनयूजुअल रहा कि इतना वेरी डेंस फॉग इतने लंबे घंटों के लिए, इतने ज़्यादा दिनों के लिए एक्सटेंड हुआ। तो ये क्यों हुआ, इसके क्या रीज़न्स थे? वही सारे रीज़न्स हैं जो रीज़न्स थे। नॉर्थ इंडिया में फॉग के ऑलवेज़ रीज़न्स ये रहते हैं, जो
पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि लो टेम्परेचर होना चाहिए, और ये लो टेम्परेचर आपको कब मिलता है? विंटर्स। जब विंटर्स में क्या होती हैं? रातें, नाइट। और इसकी रीज़निंग अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। रीज़न यही है कि लंबी रातें हैं, ठंडी रातें हैं, तो फिर जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, जिससे अर्थ का सरफेस काफ़ी कूल हो जाता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि क्लियर स्काई होना चाहिए, तो क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए। रीज़न इसका भी वही है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस अर्थ के द्वारा रेडिएट की जाएंगी, उन्हें क्लाउड्स अपने पास एब्जॉर्ब करके री रेडिएट ना कर दें अर्थ की तरफ, तो टेम्परेचर जितना घटना चाहिए उतना घटेगा नहीं, क्योंकि एक टेम्परेचर बना ही रहेगा अर्थ के सरफेस का। उसके लिए क्लाउडलेस स्काई चाहिए, तो अपन को क्लियर स्काई चाहिए। स्लो एंड काम विंड मूवमेंट चाहिए, ताकि जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज हैं इन द फॉर्म ऑफ एरोसॉल्स, डस्ट पार्टिकल हों या फिर स्मोक पार्टिकल्स हों, जो भी हों, इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल्स, जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज हैं जिन पर ही बेस हो करके वाटर वेपर जो गैशियस फॉर्म में है ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, कंडेंस होगा। कंडेंसेशन के लिए वी नीड सरफेस, सो वो सरफेस हमें मिलता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की फॉर्म में। स्लो एंड काम विंड होगी तो वो पोल्यूशन, वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, वो डस्ट पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाएंगे, पहला एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट, अगर स्लो एंड काम विंड होगी तो वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, वो डस्ट पार्टिकल डिस्पर्स नहीं होंगे। अगर स्विफ्ट एंड अनस्टेबल विंड रहेगी तो वह हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो हैं वो डिस्पर्स होते रहेंगे, पोल्यूटेड पार्टिकल्स डिस्पर्स होते रहेंगे। इसकी वजह से फिर कंडेंसेशन उस लेवल पे हो नहीं पाएगा। आई बात समझ में? तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। सेकंड एस्पेक्ट है कि अगर विंड स्लो होगी, काम होगी, ऑलमोस्ट स्टेबल स्टैटिक होगी, तो उसका फ़ायदा ये है कि जो एयर के कॉलम्स हैं वो सैचुरेट होते रहेंगे, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट अबाउ 75% चली जाएगी, और 97% जब होगी तो वी कैन अचीव द स्टेट ऑफ कंडेंसेशन, बिकॉज द सैचुरेटेड एयर जो है दैट इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, देन यू विल गेन द 100% relative humidity, and ultimately that is the state where you will achieve that dew point. वो पॉइंट वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर एयर सेचुरेट हो गई, इट इज़ द ड्यू पॉइंट, और यहीं से कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ से नहीं होगा। अब आपको इसके थोड़ा और आगे जाना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 से भी अब जाएगा तो सुपर कंडेंसेशन की स्टेट में आपको जाना है। आई बात समझ में? सुपर सैचुरेशन जब आएगा तभी कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। क्लियर हुआ? तो वो स्टेट आ जाएगी अगर एयर कॉलम्स सैचुरेट हो रहे हैं, लेकिन अगर विंड का मूवमेंट स्विफ्ट होगा, वो फास्ट होगा, अनस्टेबल होगा, तो उसका नतीजा ये होगा कि जो भी एयर कॉलम अभी सैचुरेट होना ही चाहता है, वो एयर कॉलम, वो एयर पैकेट पीछे से आ रहे एयर पैकेट्स के द्वारा डिस्पर्स कर दिया गया है, डिसलोकेट कर दिया गया, फैला दिया गया है, तो सैचुरेशन हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। इनफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हमको चाहिए, मॉइस्चर इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो मॉइस्चर नहीं होगा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नहीं होगी, एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो फिर हाउ विल यू अचीव दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी समवेयर अराउंड 100%, और वो नहीं होगा तो फिर आप कैसे अचीव करेंगे कंडेंसेशन? मॉइस्चर तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होगा ख़ास तौर पर रेडिएटिव या फिर ग्राउंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तभी ये हो पाएगा कि जो कूल एयर है वो सरफेस के क्लोज है और वार्म एयर उसके अबव है, तो फिर वो वार्म एंड मॉइस्ट एयर उस कूल एंड ड्राई एयर के कांटेक्ट में जब आएगी तो वो कंडेंस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अपन को सैचुरेशन अचीव होना शुरू हो जाएगा उस वार्म एंड मॉइस्ट एयर का, क्योंकि उसका कूल एयर के साथ संपर्क होते ही उसका टेम्परेचर फॉल करने लगेगा, ऐसे में उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी रिड्यूस होने लगेगी, ऐसे में वो फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बराबर आना शुरू हो जाएगी, ऐसे में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ने लगेगा।
ये सारा पिछले लेक्चर्स में समझाया ही मैंने आपको। देखिए आज हम बड़े फास्ट जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये सारी परिस्थितियाँ यदि होती हैं उत्तर भारत में तो आपको फॉग मिलती हैं। चलिए उत्तर भारत में सर्दियों के दिनों में ये परिस्थितियाँ कहाँ से आ जाती हैं, इनको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ फिनोमेनास हैं, उन्हें भी समझिए। मैंने आपको ये बताया था इसी फॉग के रिलेटेड लेक्चर में कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट करना है तो साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट करने का एक तरीका है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। इफ़ यू वांट टू क्रिएट साइक्लोनिक कंडीशन in northern hemisphere then there will be anti-clockwise movement of the wind. What do you mean by the anti-clockwise movement of the wind? देखिए मुद्दे की बात यह है कि ये कैसे होता है। जैसे सपोज कीजिए कि सन है, हम कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं अभी आई विल टॉक अबाउट द कन्वेक्शन। ओके, कन्वेक्शन के तहत जो साइक्लोन बनते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। फ्रंटल साइक्लोन्स भी होते हैं, जब हॉट एंड वार्म एयर, हॉट एंड कोल्ड एयर कॉन्टैक्ट में आती हैं तो फ्रंट बनते हैं। ये क्या है? ये ठंडी हवा है, ठंडी हवा भारी होती है ना, ये गर्म हवा है, दोनों टकराएंगी। ठंडी हवा नीचे रह के भारी हवा को अपने ऊपर उठा लेगी। ओ सॉरी, ठंडी हवा नीचे रह के गर्म हवा को अपने ऊपर उठा लेगी। ऐसे आई टकराई, दोनों घूम जाएंगी। ओके, ये फ्रंट बना। फ्रंट कहाँ पे बनता है? जब भी टेम्परेचर कंट्रास्ट हो गया। टेम्परेचर कंट्रास्ट जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ अ फ्रंट। और वो कहाँ बनेगा? जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड एयर दोनों टकरा रही हैं। ये एक अलग परिस्थिति है। लेकिन दूसरी परिस्थिति है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की परिस्थिति यहाँ पर क्या है? देखिए सन है, ये सरफेस ऑफ अर्थ ने सन से मान लीजिए रेडिएशन लिया, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो पैकेट ऑफ एयर है उसके गैसियस मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए, गर्म होकर के उनके बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो वो लूज़ हो गए, वो फैल गए। पैकेट ऑफ एयर हल्का हो गया, ऊपर उठ गया। जब वो हल्का हो जाएगा तो ऊपर उठ जाएगा। तो अब ये क्या हो रहा है कि सपोज़ कीजिए कि पैकेट ऑफ एयर ऊपर उठ रहे हैं, यहाँ से इस तरह से ऊपर उठते जा रहे हैं। जितनी एनर्जी गेन की है उस एनर्जी के तहत ऊपर उठेंगे, फिर इवेपोरेट होकर के ऊपर उठ रहे हैं। तो इनमें जो मॉइस्चर है ऊपर जाते जाते कंडेंसेशन हो रहा है, क्योंकि हर 1000 मीटर पे हम 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लूज़ भी कर रहे हैं, मतलब हीट लूज़ कर रहे हैं, तो टेम्परेचर डाउन आ रहा है। तो ये ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट के बाद ये वर्टिकल कॉलम बनाने की एनर्जी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एनर्जी लूज़ हो रही है, डिसिपेट हो रही है ना। जो लेटेंट हीट आई थी, जब भी आइस लिक्विड में बदली और लिक्विड जब गैस में बदला, तो उसने एक हीट गेन करके ही ये अपनी स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया। और वो लेटेंट हीट है। जब भी व्हेन यू आर असेंडिंग, जब असेंडिंग एयर कॉलम है, तो वो जो लेटेंट हीट है, वो लेटेंट हीट फिर रिलीज़ होगा एक पॉइंट के बाद, जब भी कंडेंसेशन बिगन हो जाएगा। ओके, और तब तक के लिए जाने के लिए हमको उस वार्म सरफेस ने अच्छा खासा टेम्परेचर दे दिया है, तो हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं। ओके, और फिर उस ऊपर की ओर उठने के बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पर सुपर सैचुरेशन का स्टेट आ जाएगा। उसके बाद कंडेंसेशन बिगन हो जाएगा, तो जितना भी लेटेंट हीट हमारे अंदर था वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा। देन फर्दर सरफेस के द्वारा भी कोई हीट नहीं है जिसके तहत हम ऊपर उठें, अपना लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी रिलीज़ हो चुका है। तो देयर इज़ नो एनर्जी जो हमें वर्टिकल कॉलम में सस्टेन करे। इतना एनर्जी रहेगा कि हम डाइवर्ट कर जाएंगे। एट दिस पॉइंट हम डाइवर्ट कर जाएंगे, हम डाइवर्ट कर गए। ओके, वी विल मूव हॉरिजॉन्टली बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल विल ऑलवेज रिमेन देयर। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अपन फॉल कर जाएंगे, यहाँ पर फॉल कर गए। यहाँ से जहाँ से हवा उठ रही है, यहाँ पर एयर के वाटर पैकेट, एयर पैकेट्स कम हो रहे हैं, वो ऊपर की ओर उठ रहे हैं। तो एयर के मॉलिक्यूल्स का फिर जो प्रेशर है वो भी कम हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लो प्रेशर हो रहा है, जहाँ से हवा उठ रही है वहाँ से लो प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, हवा कॉलम ऊपर उठा, कंडेंसेशन हुई, यहाँ पर बादल बने। सो लो प्रेशर सिचुएशन बनी है तो फिर बादल बन के वर्षा होगी। लो प्रेशर है तो वर्षा होगी। बादल बन के ये बरस गई, हवा शुष्क हो गई, सूख गई, ड्राई हो गई, आगे जाके नीचे गिर रही है। तो असेंडिंग एयर कॉलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनस्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द turbulence, responsible for the cloud formation, it is responsible for the precipitation. And the descending air column, it is responsible for the stable climatic condition, it is responsible for the dryness, it is responsible for the non precipitation atmosphere.
लेकिन जब ये नीचे गिरेंगे तो नीचे गिर के इधर लो प्रेशर है, जिधर गिर रहे हैं उधर एयर कॉलम्स गिर रहे हैं, एयर पैकेट गिर रहे हैं, तो इधर हाई प्रेशर, और एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, इसे प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। ओके, इट इज़ अ प्रेशर ग्रेडियंट। तो क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है ना, तो ये लो प्रेशर फिर विंड को खींचेगा ना अपनी ओर, जिधर लो प्रेशर हो रखा है वो तो खींचेंगे। तो ये फिर से इधर को आ रहे हैं, ये फिर से इधर को आ रहे हैं, फिर गर्म हो गए हैं, ऊपर उठ रहे हैं। तो ये देखिए एक सेल बन गया पूरा, इसी तरह से ये एक सेल बन गया। तो नीचे से जब ये एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं तो कन्वर्जेंस हो रहा है, तो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर इस पॉइंट पे जाके डाइवर्जेंस हो रहा है। तो जहाँ पे नीचे कन्वर्जेंस हो रहा है उसी कॉलम में ऊपर कहीं डाइवर्जेंस भी होगा। अब जब यहाँ पर ये नीचे टकराए हैं तो अब इसको मैं थोड़ा दूसरे प्लेटफॉर्म पे टकरावाता हूँ, दिखाता हूँ कैसे टकराएंगे। सपोज़ कीजिए दिस इज़ द लो प्रेशर सेंटर, और यहाँ पर ये टकरा रहे हैं, ये एक एयर कॉलम, 2 3 4 5 6 7, इतना बहुत होता है यार, इतने एयर कॉलम टकरा रहे हैं। जब हवाएं मूव करती हैं तो सिंपली ऐसे स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करती हैं, उसका एक रीज़न है, एक इफेक्ट लगता है, दैट इज़ द कॉरियोलिस इफेक्ट। इट इज़ द कॉरियोलिस इफेक्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो ये आपके टुवर्ड्स राइट लगेगा, यानी कि जिस डायरेक्शन से एयर मूव कर रही है उस डायरेक्शन से देखें तो राइट। अगर साउदर्न हेमिस्फेयर में है तो जिस डायरेक्शन से एयर मूव कर रही है उस डायरेक्शन से टुवर्ड्स लेफ्ट। इट इज़ वेरी सिंपल फिनोमेना, ये बहुत ईजी है नेहा। ये अगर ग्लोब है तो ग्लोब पर ये हमने लैटिट्यूड्स बना रखे हैं, ठीक है, इस तरह से लैटिट्यूड बनाए हैं। अब हम ये तो मानते हैं नेहा कि जो ग्लोब है ये एक रफ्तार से घूम रहा है। अब देखो अर्थ घूम रही है, रोटेट कर रही है, इस कंसेप्ट को समझो। अर्थ जब रोटेट कर रही है तो 24 ही घंटे हैं, ठीक है ना नेहा। अब 24 ही घंटों में आप सबको घूम करके सेम पॉइंट पर आना है, लेकिन इक्वेटर पे देखें तो बल्ज ज़्यादा है, ज़्यादा सरकमफ्रेंस कवर करना पड़ रहा है ना पूरा का पूरा। अर्थ बल्ज है इक्वेटर पे, पोलवर्ड जाते जाएं तो बिल्कुल कम है। इसको अगर हम इस वे में समझने की कोशिश करें, ध्यान से देखिए, अगर अब यहाँ से शुरू होते हैं तो यहाँ तक आना है आपको, डिस्टेंस देखिए कितना कवर हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से शुरू होते हैं तो सिर्फ यहीं पे आना है। इतनी बात समझ में आई? समय जो है वो सेम है दोनों के पास, दोनों सेम ही टाइम में उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड है ना, ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स क्रिएट हो रहे हैं। अब सन जब इस लॉन्गिट्यूड पे इस पर्सन को फेस हो रहा है, जितनी देर के बाद इसे वो दोबारा फेस होगा उतनी देर के बाद वो इस पर्सन को भी फेस होगा जो यहाँ पे खड़ा है। ये बात आप याद रखना, क्योंकि सन जो है वो मेरिडियन से जाना जाता है, तो वो एक लॉन्गिट्यूड पे होता है। जब सन आपकी कंट्री के 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है तो वो लॉन्गिट्यूड जहाँ जहाँ से जिस जिस कंट्री से गुजर रहा है सन उसके ऊपर है। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर हुई? तो ऐसे में अब ये तय है कि आप मान लीजिए इक्वेटर पे खड़े हैं, इतना गोला तय करना है, और उसी लॉन्गिट्यूड पे एक पर्सन यहाँ खड़ा है, उसे इतना सा तय करना है, और दोनों सेम टाइम के बाद ही सन को फेस करोगे आकर के। तो ये फिर प्रमाणित है कि आप उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। प्रमाणित है ना? तो इसका क्या नतीजा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? सपोज़ करिए कि आप इक्वेटर पे खड़े हैं, ओके, और आपके ऊपर कोई इस लैटिट्यूड पे खड़ा है, और आप दोनों एक दूसरे को बॉल कैच करा रहे हो। वो आपको कैच करा रहा है, आप उसको कैच करा रहे हो, लेकिन आप तेज़ चल रहे हो, वो आपसे स्लो चल रहा है। तो क्या होगा, वो भी इस पॉइंट पे है, आप इस पॉइंट पे हैं, आपने बॉल उसकी ओर फेंकी, आपने तो सीधी फेंकी, लेकिन आप तेज़ हैं तो आपकी बॉल उसके आगे गिरेगी। तो आपने तो यहाँ से बॉल उसकी तरफ ही फेंकी, लेकिन आप तेज़ हैं तो बॉल यहाँ गिरेगी, क्योंकि वो अभी पीछे रह जाएगा, आप आगे निकल जाएंगे, तो बॉल यहाँ गिरेगी। तो जहाँ से बॉल आ रही है, यानी कि जहाँ से हवा आ रही है उसके राइट चली जाएगी, टूवर्ड्स इट्स राइट। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। अब सपोज़ कीजिए कि इसने बॉल आपको फेंकी, आपके ऊपर के लैटिट्यूड वाले ने आप हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ फेंकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये उसके भी टूवर्ड्स राइट होगी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से फेंकेगा, वो यहाँ से बॉल फेंकेगा, आप यहाँ पे हैं, वो तो फेंकेगा आप ही के हाथ में,
बट उतने में आप आगे निकल जाएंगे तो बॉल आपके पीछे गिरेगा ना। उसने फेंका था बॉल यहाँ पे, आप यहाँ से यहाँ आ गए हैं तो बॉल आपके यहाँ गिरा ना, तो फिर राइट गिरा ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑलवेज टुवर्ड्स राइट होता है। ओके, तो इस तरह से ये है कोरियोलिस इफेक्ट, एक इफेक्ट लगता है कोरियोलिस फोर्स। इस तरह से अगर हम देखें तो फिर ये कैसे हो जाएंगी, ये जो विंड डायरेक्शन है, ये विंड डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। कोरियोलिस इफेक्ट लगा ना, ये विंड डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट लग रहा है ना, ये देखिए टुवर्ड्स राइट। ये विंड डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, ये इस तरह से आना था टुवर्ड्स राइट। तो सब जगह इस तरह से जा रहे हैं तो टुवर्ड्स राइट, इस तरह से आना है तो टुवर्ड्स राइट, राइट राइट। क्लियर हो गई बात। तो टुवर्ड्स इट्स राइट ये लगता ही चला जाएगा। तो अब अगर इस मूवमेंट को मैं देखूं, इन सभी एरोस की मूवमेंट को देखूं, तो घड़ी का कांटा तो इस तरह से घूमता है, लेकिन ये तो इस तरह से घूम रहे हैं, तो ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हुए ये हवा ऊपर की ओर उठेगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हुए ये हवा ऊपर की ओर उठेगी। तो इस तरह से कन्वेक्टिव सेल्स बन गए, ऊपर की ओर हवा उठ गई। ठीक है, अब ऊपर की ओर जब हवा उठेगी तो यहाँ पर उठ करके एक सिरा इसका इधर चला जाएगा, एक सिरा इसका इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर आकर के ये डाइवर्ज कर गए। आई बात समझ में। यहाँ से ये कन्वर्ज हुए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की, कन्वेक्टिव सेल बने, ऊपर की ओर गई। ऊपर जा कर के डाइवर्जेंस स्टार्ट हो जाएगा, और ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट शुरू हो जाएगा। वहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन, जहाँ पर डाइवर्जेंस है देयर इज़ एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। आई बात समझ में। क्लियर हुआ। क्योंकि वहाँ पर भी फिर मूवमेंट उसी तरह से हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है या साउदर्न हेमिस्फेयर में है। जब आप अपर एयर में अभी जब भी ऊपर की ओर उठ रहे हैं तो वहाँ पर भी अपर एयर में विंड का जो भी मूवमेंट होगा उसको टुवर्ड्स इट्स राइट मूवमेंट मिल जाएगा, और टुवर्ड्स इट्स राइट मूवमेंट वो एक तरह से एंटी साइक्लोनिक सर्कल बन जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से अपर एयर सर्कुलेशन में डाइवर्जेंस है और ग्राउंड लेवल पर कन्वर्जेंस है। ग्राउंड लेवल पर एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, दैट इज़ द साइक्लोनिक मूवमेंट। और हवाएं ऊपर की ओर उठ रही हैं तो असेंडिंग कॉलम है ये, और अपर एयर लेवल पे डाइवर्जेंस है तो इट इज़ द एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। अपर एयर में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बननी ही यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि जब तक यहाँ पर डाइवर्जेंस नहीं होगा यहाँ पर कन्वर्जेंस होकर के कॉलम एयर का ऊपर भी नहीं जा पाएगा। आई बात समझ में। इसका यहाँ पर बनना ज़रूरी है। ये चीज़ समझ में आई। दैट इज़ वन आस्पेक्ट। यहाँ पर ये डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पर ये कन्वर्जेंस क्रिएट हुआ। इस तरह से बरसात होती है अगर हम कन्वेक्शन के सेंस में देखें तो। इट इज़ क्लियर, इसमें कोई डाउट। इसके अलावा एक यहाँ पर परिस्थिति और बन सकती है। अब ध्यान से सोचें, जब भी साइक्लोनिक कंडीशन है तो हवा ऊपर की ओर उठ रही है ना, ये क्लियर है। तो एक चीज़ को इमेजिन करें कि सपोज़ करिए कि नीचे से हमने स्क्रू इस तरह से घुमाया तो स्क्रू ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि स्क्रू आप ऐसे घुमाते तो स्क्रू अंदर जाता है, उसी स्क्रू को उल्टा घुमाए तो स्क्रू बाहर भी तो आता है ना। स्क्रू अंदर जाता है, स्क्रू बाहर आता है। सिंपल डिफरेंस था कि आपने चूड़ियाँ किस तरफ को घुमाई। तो अब अगर अपर एयर सर्कुलेशन में किसी तरह से ऐसे घूमते हुए क्लॉकवाइज सेटअप बन जाए, दैट इज़ द एंटी साइक्लोनिक कंडीशन इन अ डिफरेंट मैनर। यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनी डाइवर्जेंस के तहत, लेकिन सपोज करें कि अपर एयर में कोई हवाएं बह करके आ रही हैं कहीं से, यहाँ पर कन्वेक्शन सेल बना, वहाँ पर वो हवाएं इस पर्टिकुलर सेल से एसोसिएटेड है ही नहीं, वो तो कहीं और से ट्रांसपोर्ट होकर के आई हैं, और उस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से
अपर एयर में एक स्पेसशिप की तरह सिस्टम सपोज करो, इमेजिन करो, इस्टेब्लिश हो गया, एंड दैट इज़ एंटी साइक्लोनिक, एंड दैट मूवमेंट इज़ क्लॉकवाइज। तो एयर सरफेस पे फॉल करेगी। जैसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट था तो एयर सरफेस से ऊपर की ओर गया, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन हुआ है, और इस कन्वेक्शन की वजह ऊपर डाइवर्जेंस हुआ है। ओके, तो ऊपर डाइवर्जेंस हुआ है, नीचे कन्वर्जेंस है, तो साइक्लोनिक। ऊपर डाइवर्जेंस है इस सेंस में एंटी साइक्लोनिक। डाइवर्जेंस एसोसिएटेड विद द एंटी साइक्लोनिक, कन्वर्जेंस एसोसिएटेड विद द साइक्लोनिक, दैट इज़ वन आस्पेक्ट, इट इज़ रिलेटेड विद द कन्वेक्शन। बट सपोज करें कि किसी जगह पर ड्यू टू सम रीजंस किसी तरह की विंड्स क्रिएट हो रही हैं, और वो 8 से 10 किलोमीटर या कई बार 12 किलोमीटर सरफेस से ऊपर की ऊंचाई पे बहती रहती हैं, चलती ही रहती हैं, और चलते हुए वो अपर एटमॉस्फेयर में कई तरह के साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोनिक पैटर्न बनाती रहती हैं। आपके ऊपर से बह रही हैं और साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोनिक पैटर्न बनाते हुए जा रही हैं। तो सपोज़ कीजिए उन्होंने एंटी साइक्लोनिक पैटर्न वहाँ पर बना दिया है, तो वह एंटी साइक्लोनिक पैटर्न जो है वो हवाओं को नीचे की ओर दबाएगा, ना कि ऊपर की ओर खींचेगा। लेकिन मान सपोज़ कीजिए कि अपर एयर सरफेस में अगर साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट हो जाएं, अगर वहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट हो जाएं, तो वो हवाओं को खींच लेगा अपनी तरफ। एक दबा रहा है हवा को, एक खींच रहा है अपनी ओर। समझ में आ रही कहानी? ये हमने मानसून के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इस तरह का एक फिनोमेना एग्जीक्यूट होता है अपर एयर एटमॉस्फेयर में, मिडल लैटिट्यूड्स के अराउंड। ओके, मिडल लैटिट्यूड्स होते हैं जब भी हमें बात करते हैं 0 to 30 डिग्री लो लैटिट्यूड्स, 30 to 60 डिग्री मिडल लैटिट्यूड्स, 60 to 90 डिग्री हाई लैटिट्यूड्स। तो मिडल लैटिट्यूड्स में अपर एयर ट्रोपोस्फेयर ऐसा कह सकते हैं, अपर ट्रोपोस्फेयर में, अपर एयर एटमॉस्फेयर में वेस्ट टू ईस्ट हवाएं बहती हैं, इन्हें वेस्टर्लीज कहते हैं। ये पूरे ग्लोब पे बहती हैं, तो ये वेस्टर्लीज हैं, पूरे ग्लोब पे बहती हैं। और पूरे ग्लोब पे बहती हैं इसलिए प्लानिटरी भी हैं, तो इन्हें प्लानिटरी विंड्स कहते हैं, वेस्टर्लीज कहते हैं, बहती रहती हैं। ये वेव फॉर्मेट में बहती हैं। किस फॉर्मेट में बैठती हैं? वेव फॉर्मेट में। तो अब जब वेव फॉर्मेट में बहती हैं तो इस तरह का सिस्टम क्रिएट हो जाता है। देखिए इस तरह से बहती हैं, वेव इंटेंस होती जा रही है ना। तो अब जब वेव फॉर्मेट में बहती हैं तो ये सिचुएशन कई बारी क्रिएट होती है। सिचुएशन को समझिए, सेल्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या सिचुएशन क्रिएट हुई? यहाँ से बह रही थी इस तरह से, तो कई बारी क्या हो जाता है कि यहाँ से ये जो हवा बह रही है ये यहाँ पर एक अपना सेल बना लेती है। ये सेल फिर इंडिविजुअल हो जाता है और ये हवा आगे बह जाती है। एक सेल यहाँ पे बन जाता है, सेम ही विंड है और इसने यहाँ पर सेल ऐसा वाला बना दिया है ना। यहाँ पे हवा ऐसे, यहाँ पे हवा ऐसे, फिर सेम ही विंड है, यहाँ पे सेल ये वाला बना दिया, हवा ऐसे। क्लियर हो रहा है? तो एक सेल एंटी क्लॉकवाइज, एक सेल क्लॉकवाइज, एक सेल एंटी क्लॉकवाइज, एक सेल क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज, देन क्लॉकवाइज सेल्स बन जाते हैं। हवा बहती रहती है, सेल्स को ऊपर छोड़ देती है, सेल्स बन जाते हैं इंडिविजुअल। वर्ल कहते हैं इनको, वैसे तो वर्ल बन जाते हैं। ओके, और हमने अभी पढ़ा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें तो ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा? साइक्लोनिक। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये होगा साइक्लोनिक, और अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? एंटी साइक्लोनिक। ये अब अपर एयर में हो रहा है, सरफेस पे नहीं हो रहा है। इसके जन्म का रीज़न टेम्परेचर नहीं है, इसके जन्म का रीज़न असेंडिंग कॉलम ऑफ द एयर नहीं है, इसके जन्म का रीज़न कन्वेक्शन नहीं है, इसके जन्म का रीज़न है कहीं और, वो अलग कहानी है कि ये कैसे बनती हैं वेस्टर्ली, वो अलग कहानी। और ये सरफेस पे नहीं है, अपर एयर सरफेस पे हो रहा है। ओके,
इस तरह से अब मान लीजिए कि जब अपर एयर में एक सर्कुलेशन ऐसा बना हो, जो सर्कुलेशन इस तरह का हो, क्लॉकवाइज, इट इज़ एंटी साइक्लोनिक, इस तरह का क्लॉक ऐसे ही चलता है ना, तो क्लॉकवाइज, तो ये हवा को उठने में मदद नहीं देगा, इवन हवा को दबाए रखने में मदद देगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है कि जैसे आप नॉर्थ प्लेन पे हैं, पंजाब हरियाणा का इलाका है, दिल्ली का इलाका है, जम्मू के मैदान भी हैं, और कश्मीर रीजन में, माउंटेनियस रीजन में अपर एयर सरफेस पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनी हुई हैं, सपोज एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस आर देयर, तो इसकी वजह से ये होगा कि जो सरफेस पे एयर है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी दिल्ली इन एरियाज़ में, ये ऊपर की ओर उठ नहीं पा रही है, तो ये डिस्पर्स नहीं हो पा रही है। और क्योंकि अपर एयर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनी हैं, तो उसका एक दूसरा रीज़न ये है कि इट इज़ रिलेटेड विद द वेस्टर्ली and it is related with the western disturbances also, because westerly is responsible to drag the western disturbances from the Mediterranean region to the India. तो वो वेस्टर्लीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर अ काइंड ऑफ फ्रंटल साइक्लोन्स, ये फ्रंटल साइक्लोन्स मेडिटेरेनियन रीजन में बनते हैं दो कंट्रास्टिंग एयर मासेस के आपस में टकराने से, वो उनको ड्रैग करके इंडिया तक लेकर के आती हैं, कौन सी वेस्टर्लीज। तो एक तो ये वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंसेस से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर ऑफ काइंड ऑफ साइक्लोनिक कंडीशंस, उनसे जुड़ी उनको लेकर के आ रही हैं, और यही वेस्टर्लीज अपर एयर एटमॉस्फेयर में साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बना रही हैं। अब ऊपर आपने एंटी साइक्लोन बनाया हुआ है और आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जुड़े थे और विंटर का मंथ चल रहा है, तो ऐसे में जब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट होगी तो नीचे से एयर के कॉलम तो आप उठने नहीं देंगे, नीचे स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे आप। एंटी साइक्लोन इज़ रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी, विंड काम हो जाएगी, विंड स्पीड स्लो हो जाएगी। इसके विपरीत ठंडी हवाएं आएंगी नीचे की ओर, ठंडी हवाएं आएंगी नीचे की ओर, क्योंकि पहाड़ी इलाकों से नॉर्दर्नली एंड नॉर्थ वेस्टर्ली कोल्ड विंड्स प्लेन एरियाज़ की ओर आएंगी, नॉर्दर्नली और नॉर्थ वेस्टर्ली कोल्ड विंड्स पहाड़ों से ज़मीन की ओर आएंगी, मैदानों की ओर आएंगी। आई बात समझ में? एक तो आप नीचे से हवा को ऊपर उठने नहीं दे रहे, आपने उसे सप्रेस किया हुआ है, तो जितना का सरफेस पे मॉइस्चर है वो मॉइस्चर सरफेस पे ट्रैप रहेगा, वो डिस्पर्स नहीं हो पाएगा। पॉल्यूटेंट्स को आप डिस्पर्स नहीं होने दे रहे, क्योंकि आपने 3 से 5 किलोमीटर की विंड स्पीड मेंटेन कराई हुई है, 3 से 5 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड मेंटेन कराई हुई है, क्योंकि आप किसी भी तरह से हवा को ऊपर उठने नहीं दे रहे ना। क्योंकि देखो यहाँ से हवा बेटा ऊपर उठेगी तो ही इधर से हवा चल के इधर को आएगी, तो यू विल फील द विंड स्पीड ना। when there will be ultimate stability, no turbulence, what will be the wind speed? No problem at all. Okay, for to induce the wind speed we need to create a pressure difference or the temperature difference, वो हो ही नहीं पा रहा। कहीं पर लो प्रेशर बना होता है तो आप देखते हैं आंधी चलती है, आंधी आपके बाल उड़ाने लग जाती है। जब ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं है तो स्टेबिलिटी है, ऐसे में हवा नहीं चल रही होती है या फिर मध्यम मध्यम सी चलती ही रहती है। आई बात समझ में? तो ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा। अब हम इस पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो वर्ड यूज़ हुआ है उस आर्टिकल में कि पहाड़ी इलाकों पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनी हुई थी। ओके, और उसने कैसे काम किया है वो हम अभी समझ लेंगे। इतनी कहानी के लिए अब देखिए अनयूजुअल फॉग क्यों था नॉर्थ इंडिया में, उसका एक रीज़न ये था कि विंटर सीज़न में नवंबर से शुरू होकर के अप्रैल तक जाता है, ये कई बारी मई भी चला जाता है, कई बारी एक आधा इंसिडेंस तो नवंबर से शुरू हो जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ख़ास तौर, और ये आगे तक जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं, ये पहाड़ी इलाकों पे बर्फ़बारी करती हैं और मैदानी इलाकों में बारिश करती हैं। ये रबी की फसल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, रबी क्रॉप के लिए दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके साथ थंडर स्टॉर्म्स एसोसिएटेड होते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द change of a state of nitrogen, and nitrogen is very much required for the proper growth of the जो गेहूं पे जो झाड़ आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पौधों को उस रूप में नाइट्रोजन प्रदान हो जाए जिस रूप में वो फिक्स कर पाएँ
यूज़ कर पाएँ, वो बिजली जब कड़कती है तो वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को उस रूप में बदल देती है। इतना आपके लिए समझना ज़रूरी है। आई बात समझ में? फिर वो पौधा उस नाइट्रोजन को ले पाता है और फिर उससे गेहूं के दाने बहुत ही तंदुरुस्त हो जाते हैं, अच्छी फसल होती है। बादल गड़कने ज़रूरी है, उससे तापमान बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर का उसी समय, उस क्षेत्र का जहाँ पे वो कड़क के हटे होते हैं, बिजली कौंधती है ना, और वहाँ पर फिर नाइट्रोजन के फॉर्म्स बदल जाते हैं। अब हुआ ये कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं। डिस्टर्बेंसेस वर्ड इसलिए डाल रहा हूँ बार बार कि असेंडिंग एयर कॉलम इन द फॉर्म ऑफ फ्रंट हो या कन्वेक्शन हो, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनस्टेबल एटमॉस्फेयर, फॉर द टर्बुलेंस, फॉर द precipitation. That's why it is disturbance. It is disturbance. So the name is western disturbances. वेस्ट से ईस्ट की ओर आती हैं, मेडिटेरेनियन रीजन के अराउंड बनते हैं। सर्दियों में आप पंजाब में जो बारिश देखते हैं, हो सकता है वो अटलांटिक ओशियन या मेडिटेरेनियन सी का पानी हो और आप यहाँ पर उसमें नहा रहे हों। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही होता है। इराक, ईरान, सब देशों को पार करके आप तक आती हैं। अब वो जब आई इस बार, तो हुआ ये है कि पहले तो फरवरी में मैदानों में भी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ने बारिश कराई उन दिनों के दौरान, फरवरी के फर्स्ट वीक के 1-2 दिन और उससे पहले। तो आपने देखा होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थी, बारिश हुई, तो इससे एम्पल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर पहले तो मिल गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की वजह से एम्पल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मिल गया। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी इधर से एक सेटिस्फाई हुई। फर्स्ट कंडीशन एम्पल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मिलना, इट इज़ ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को एक रीज़न माना जाता है नॉर्थ इंडिया में अनयूजुअल फॉग होने का, ऑलवेज, क्योंकि ये अपने साथ मॉइस्चर दे के, बरसात आ गई मैंने मॉइस्चर, अब ज़मीन पे पानी पड़ा है तो मॉइस्चर ही है, और क्या है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बढ़ गया। ओके, दिस इज़ वन रीज़न ऑफ द मॉइस्चर। इसका अनदर भी बताएंगे। सेकेंड एस्पेक्ट इसका क्या है। अब हुआ ये कि उसके बाद 2 से 6 तारीख के दौरान पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, दिल्ली के क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वीक पड़ गई, ख़त्म हो गई। बरसात नहीं हुई, ड्राई आ गया, वेदर ड्राई हो गया, तो क्लाउड्स नहीं हुए, तो स्काई क्लियर हो गया। तो स्काई क्लियर हुआ और इससे क्या फ़ायदा होगा, लो टेम्परेचर होने लगा, क्योंकि फिर जो अर्थ से इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं, वो क्लियर स्काई में स्केप होने लगी। लेकिन इसी दौरान होने ये लगा कि पहाड़ों पर बर्फ़बारी अभी भी चल रही थी। पहाड़ों पर बर्फ़बारी अभी भी चल रही थी। तो जब पहाड़ों पे बर्फ़बारी चल रही है तो उसका अर्थ यही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब पार हो जा रही होती हैं कहीं से, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पहाड़ों से अभी जा रही थी, मैदानों से थोड़ी घट गई, पहाड़ों की ओर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दायरा बहुत बड़ा होता है, उड़न तश्तरी जैसा इमेजिन करो इसको। तो पहाड़ों पे बर्फ़बारी हो रही है और उसके फ्रंट होता है, मिडल रीजन होता है, बैक रीजन होता है। जब पार हो जाती है तो हवा डिस्पर्स कर जाती है पूरी, मतलब हवाई हवा ज़मीन की ओर आती है। इसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पेरिफेरल रीजन भी कह देते हैं, या कई बार हम उसका टेरिटरी, पेरिफेरल टेरिटरी कह देते हैं। तो हवाएं नीचे की ओर उतरती हैं, ठंडी हवाएं, स्क्वेल्स। और जब बर्फ़बारी करा दी इन्होंने ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द माउंटेनियस रीजन, तो वो ठंडी हवाएं मैदानों की ओर आने लगी। मैदानों में मैं मॉइस्चर दे के गए पहले, ये तो पहले वेस्टर्न डिस्टर्ब तो मॉइस्चर दे गए, फिर ये मैदानों की बजाय पहाड़ों में एक्टिवेटेड है, प्रेसिपिटेशन स्टिल गोइंग ऑन, बर्फ़बारी है। और फिर जब इसका अगला रीजन पार हो गया, सेंट्रल रीजन, बैक रीजन है अब, तो हवाएं ये पहले खींच रहे होते हैं, फिर जब ये पार हो रहे होते हैं, तो क्योंकि कोई भी साइक्लोन है तो उसके सेंटर से हवाएं चढ़ रही होती हैं, उसके पेरिफेरल रीजन में हवाएं गिर रही होती हैं, है ना, यही सिस्टम है ना बेटा। सेंटर में हवाएं चढ़ रही हैं, पेरिफेरी में गिरेंगी ना, क्योंकि हवा जो चढ़ी है भाई, प्रकृति का नियम है, कहीं गिरनी भी तो है कि नहीं। पतंग उड्डी है तो डिगनी भी है। तो फिर वो जो गिर रही हैं, ठंडी हवाएं गिर रही हैं, वो हैं कोल्ड एंड ड्राई विंड्स। तो आप गलती ना करना, एक वर्ड हर जगह पे यूज़ होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जुड़ी हवाएं कोल्ड एंड ड्राई विंड्स होती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेशंस, इट इज़ ट्रू। The winds associated with western disturbances, they are cold and dry, because you are talking about the peripheral winds. You are talking about the peripheral winds.
You are talking about the winds that is of related with the divergence. You are talking about the descending winds. आप डाइवर्जेंस वाली गिरती हुई डिसेंड करती हुई विंड्स की बात कर रहे हैं. डेफिनेटली दे आर कोल्ड, दे आर ड्राई, एंड डेफिनेटली इन द विंटर सीजन दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड. ओके, दे आर कोल्ड. तो उससे क्या हुआ कि वो हवाओं ने जो पहाड़ों से होकर के नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रही हैं, यहाँ से इस तरह से आ रही हैं नॉर्थ इंडिया में, तो ये नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं ये भी एक्सट्रीम कोल्ड हुई, तो इन्होंने टेम्परेचर और लो किया. एक तो मैदानों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है नहीं, तो क्लाउड जो है नहीं, क्लियर स्काई है, तो रेडिएशन भी अच्छा जा रहा है, टेम्परेचर फॉल कर रहा है. ठीक है. और दूसरा पहाड़ों पे है डिस्टर्बेंस, बर्फ़बारी भी हो गई वहाँ पर. अचानक से महसूस नहीं हुआ था उन दिनों में, ठंड बड़ी कड़क हो गई थी, याद करो अभी जनवरी एंड ऑफ फरवरी के अराउंड ज़बरदस्त ठंड फील की होगी आपने. और यही कह रहे थे पहाड़ों से बर्फ़ पड़ी बहुत ज़बरदस्त. तो आपको क्या होने लग गया पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी है? तो वो हवाएं, अब जो साइक्लोन की पेरिफेरल विंड्स हैं वो नीचे गिर के हवाओं उधर से होकर के आपकी ओर आएंगी, तो आपकी ओर आने लगी, आपको ठंडी लग रही है बहुत. तो उन्होंने भी टेम्परेचर को लो किया, डबल फैक्टर हो गए. और लो टेम्परेचर तो अपन को ऑलवेज़ चाहिए ना किसी भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को सैचुरेट करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर लो होगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी लो हो जाएगी, और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जैसे ही लो हो गई वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बराबर आ जाएगी, और बस फिर सैचुरेशन, ड्यू पॉइंट आ जाएगा. ड्यू पॉइंट अचीव करने के लिए अपन को ये चाहिए. ओके, तो ये दो फैक्टर्स इतने समझ में आए. और अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने तो ये किया ही किया. ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ क्या फिनोमेना चल रहा है? वेस्टर्लीज. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कॉलर पकड़ के, हाथ पकड़ के, गले लगा के उन्हें यहाँ तक लाया कौन? वेस्टर्लीज. ठीक है. तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो अपना आ रही हैं जा रही हैं, वो तो चल रहा है ज़िंदगी का सिलसिला उनका. वेस्टर्लीज का जो मूवमेंट है यहाँ पर, वो क्या कर रही हैं कि अपर एयर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को एंटी साइक्लोनिक बना रही है. तो अपर एयर एटमॉस्फेयर में क्या बन रहा है? एंटी साइक्लोन. और वो एंटी साइक्लोन की वजह से क्या हो रहा है कि जो नीचे की हवाएं हैं वो ऊपर उठ नहीं पा रही, सप्रेस हो रखी हैं. टेम्परेचर लो आ गया, रीजंस क्लियर. मॉइस्चर मिला हुआ था, रीज़न क्लियर. वेस्टर्ली ने अपर एयर साइक्लोनिक, अपर एयर क्लॉकवाइज मूवमेंट कर दिया है, दैट इज़ द एंटी साइक्लोन. तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्रेशन ऑफ द विंड्स ऑफ द ग्राउंड सरफेस. इसकी वजह से विंड्स क्या हैं? स्लो एंड काम. विंड्स क्या हैं? स्लो एंड काम. तो पॉल्यूटेंट्स क्या हैं? डिस्पर्स नहीं हो पा रहे. तो मॉइस्चर क्या है कि डिस्पर्स नहीं हो पा रहा. विंड पैकेट्स, एयर पैकेट्स क्या हैं कि डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं, वो लॉन्ग टाइम तक होल्ड हो रहे हैं एक जगह पे, इनफ कूल हो रहे हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को रिड्यूस करने में सफल हो रहे हैं, सैचुरेशन को अचीव कर रहे हैं, जल्दी से पास नहीं हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह. अपन को ये सिचुएशन अचीव हो रही है. इसके अलग एक और चीज़ हो रही है जिसने एक्स्ट्रा काम किया. देखिए, जब हम इस महीने की बात करते हैं भारत की, नॉर्थ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो क्या होता है देखो बच्चे कि पहले तो जून से लेकर के सितंबर, अक्टूबर तक मानसून्स आते हैं आपकी कंट्री में. तो साउथ वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, साउथ वेस्ट मानसून्स होते हैं. फिर ये रिट्रीट करता है मानसून. नवंबर ऑनवर्ड जो शुरू हो जाता है वो नॉर्थ ईस्ट, नवंबर ऑनवर्ड क्या हो जाता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून. इसे विंटर मानसून कहते हैं. हवाएं 180 डिग्री घूम जाती हैं, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट. इतनी कहानी क्लियर हुई? तो जो नवंबर दिसंबर के ये जो महीने हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि ये जो बे ऑफ बंगाल एरिया है, ये बे ऑफ बंगाल एरिया में क्लोज टू द ग्राउंड सरफेसेस भी विंड्स बनती हैं. और ये दैट आर, इनको क्या कहेंगे अपन को? देखो, नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं, सो वी कैन कॉल देम, इस तरह से एंटर करती हैं, ये इस तरह से सेंट्रल इंडिया को प्रभावित करती हैं. दे आर ईस्टर्लीज, दे आर ईस्टर्लीज. इनको अपन ईस्टर्लीज कहते हैं. ओके, क्लियर हुई कहानी? तो ये विंटर सीजन के दौरान बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द इंडियन ओशन में भी साइक्लोन्स बनते हैं, एंड दो साइक्लोन्स आर रिलेटेड विद द ईस्टर्लीज. ओके, तो
ऊपर तो ठंडी हो जाती है लेकिन इक्वेटर के नीचे यहाँ पर ठंडी नहीं होती है। तो दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स इन द विंटर सीजन ऑल्सो, दैट इज़ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द इंडियन ओशियन। और जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को वेस्टर्लीज लेकर के आ रही हैं, इसी तरह से जो साइक्लोन्स इस रीजन में बन रहे हैं, इस पर्टिकुलर बे ऑफ बंगाल रीजन में, ये साइक्लोन्स को बनाने में भी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स का रिस्पॉन्स है, इम्पोर्टेंस है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि यही नॉर्थ ईस्टर्ली इन साइक्लोन्स को अंदर तक लेकर के भी आ रही हैं। इन्हें हम मॉइस्चर लेडन ईस्टर्ली विंड्स कहते हैं। ओके, तो ये इस फॉर्म में एंटर कर रही हैं, और जब ये एंटर कर रही हैं तो दे आर इम्पैक्टिंग द सेंट्रल इंडियन रीजन। ये सेंट्रल इंडिया को इम्पैक्ट कर रही हैं। कई बारी व्हेन दे आर इंटेंस, so they are capable to reach to the northern areas also, the territories of northern area. So Delhi is very close to the central India as compared to the Punjab. When they are very intense, they will reach such locations. तो ये ईस्टर्ली भी अपने साथ बे ऑफ बंगाल का मॉइस्चर लेकर के इंटेंस हैं, तो नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, और ये ऊपर नहीं उठ पा रही हैं, ये मॉइस्चर एस्केप नहीं हो पा रहा क्योंकि अपर एयर में एंटी साइक्लोन बना हुआ है। तो अपर एयर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस साइमल्टेनियसली देयर इज ईस्टर्ली विंड विच इज मॉइस्चर लेडन, both phenomena are happening simultaneously, they are executing simultaneously. So enough moisture is there in the northern plain. First, the reason of the moisture is the western disturbances happened few days back. They persisted, moisture persisted, pollutants persisted because there was no escape due to the anticyclonic upper air conditions. Clear sky was there because lack of western disturbances on the plain areas, but still western disturbances are there in the mountainous region, so snowfall was there. The peripheral winds were responsible for the lowering of the temperature of the northern India in the form of the northerly and northwesternly winds traversing from the mountainous regions. Okay, and simultaneously there is a phenomena of easterly winds. These easterly winds are ultimately responsible to peep inside the India the moisture of Bay of Bengal, और ये भी केपेबल नहीं हो पा रही हैं एस्केप होने के लिए, ऊपर उठने के लिए, बिकॉज ऊपर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन चल रहा है, तो इनका भी मॉइस्चर वहीं पर रुक रहा है, विंड स्पीड स्टेबल हो रहा है। ये पॉसिबल रीज़न पाया गया इस बार। हर बार ये होता था कि ये सीज़न इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि फसलों को आग लगती है, और ख़ास तौर पर देखिए जो चावल की जो फसलों को आग लग जाती है इन दिनों में, उससे काफ़ी बड़े पैमाने पर एटमॉस्फेयर में एरोसोल्स आ जाते हैं, दैट इज़ द स्मोक पार्टिकल्स। दिस इज़ द, इसके बाद मिनरल डस्ट है, so many other construction activities are there, dust particles are there. Months are very much responsible for the rampant amount of hygroscopic nuclei. So pollutants always एक important reason रहे हैं, ये एक important factor है। Pollutant this time भी एक important reason था, लेकिन इसके अलावा जो important reason बना इस बार pollutant से भी कहीं ज़्यादा बड़े स्तर पर, वो संयोग था। संयोग बना moisture laden easterly winds का और अपर एयर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस का। इसकी वजह से ये रीज़न बना कि इतने लंबे घंटे तक, इतने ज़्यादा दिनों तक इतनी डेंस फॉग बनी। हमें रीज़न फाइंड आउट करना था कि वाई सो डेंस, वाई सो प्रोलॉन्ग्ड एंड वाई सो परसिस्टेंट। इतने ज़्यादा घंटे कैसे रहती है? इसे तो डिस्पर्स कर जाना चाहिए धूप निकलते ही, सुबह होते ही, बट ये तो 10:30, 11, 12 बजे तक रह रही है। इसका मतलब अल्टीमेट लेवल ऑफ मॉइस्चर था, मतलब एयर काफ़ी सुपर सैचुरेटेड हुई, इसकी वजह से काफ़ी ज़बरदस्त फॉग बना। तो फॉग इसका मतलब डेंस बहुत था, इसलिए विजिबिलिटी बड़ी कम थी। अर्थ धूप निकलने पर भी वो गर्म होकर के भी उसको डिस्पर्स नहीं करा पा रही है, क्योंकि वो स्ट्रेंथन्ड बहुत है। इतना मॉइस्चर किधर से आया, और मॉइस्चर बना कैसे रहा इतने दिनों तक? मॉइस्चर आता है, फॉग बनता है, ख़त्म हो जाता है, ये कैसे रहा? तो मॉइस्चर पहले तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने फीड कर दिया,
और फिर बाद में उसको रीइंफोर्समेंट मिला इक्वल ईस्टर्ली मॉइस्चर लेडन विंड से। और ये रीइंफोर्समेंट यूजलेस नहीं हुआ, ये वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन अपर एयर में बनी हुई थी जिसने विंड मूवमेंट ग्राउंड सरफेस पे बिल्कुल स्टेबल रखा। उन दिनों में नोटिस करें हवा ही नहीं चला करती थी, बिल्कुल पत्ते उत्ते हिल ही नहीं रहे थे, इसलिए ओस चल रही थी बड़ी तेज, फ्रॉस्ट थी, फॉग थी, चल रही थी। इसकी वजह से ये 12-12 दिन तक भी चली और ये 23-23, 24-24 घंटे भी चली है कई बारी। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इतनी कहानी सारी क्लियर हुई? कैसे ये सारे फैक्टर्स आपस में कनेक्टेड हुए आपने फील किया? समझ में आया सारा कुछ? आर्टिकल में बस इतना था, फॉग के लेक्चर हमारे इतने बन गए। अभी भी इसमें अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, फ्रंटल साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, अपर एयर मूवमेंट, ग्राउंड सरफेस मूवमेंट, इनको समझना है तो फिर तो वो हमारे यूट्यूब पे मॉनसून के लेक्चर हैं। आज उस तरफ नहीं जा सकते थे। इस पे अब कुछ बुद्धिजीवी और भी कारण बता रहे हैं। वो कारण क्या है कि सन 2020 से सन 2020 टिपिकल ला नीना ईयर था। 2020 ला नीना वाला साल था। द लिटिल गर्ल, स्पेनिश वर्ड में इसका मीनिंग है द लिटिल गर्ल, ओके। और इसी का एक साथी है वो एल नीनो है। एल नीनो ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 12 महीने रहता है। ला नीना 3 साल भी रह सकता है। इसकी खासियत है प्रोलॉन्ग चलता है। ला नीना कंडीशन यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। मैं थोड़ा ला नीना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर जो है वो इस बार नॉर्थ इंडिया में उन दिनों के दौरान पर्टिकुलरली अगर लो हुआ है, इट इज़ ड्यू टू द ला नीना, टेम्परेचर डाउन गया। अब हम ये कह रहे थे कि साइंटिस्ट इस बात पर भी स्टडी कर रहे हैं कि फॉग बनी जबकि यूजुअल एवरेज लो टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा ही था। मैंने लेक्चर की बिगिनिंग में बोला था ना। ये मैं बताता हूँ इसका खेल क्या था। जितना फरवरी महीनों में टेम्परेचर होना चाहिए था, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई जिसने बरसात दी पंजाब हरियाणा को, दिल्ली को, उन दिनों में उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा जो बरसात दी उसके साथ जो अपने साथ वो जो ह्यूमिडिटी लेकर के आई, उस ह्यूमिडिटी ने, उस रेनफॉल ने टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री बढ़ा दिया था। फरवरी के उन दिनों के टेम्परेचर के मुकाबले वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। आई बात समझ में? फिर भी इतनी डेंस फॉग बनी, यही चिंता का विषय था। उसका जवाब मैंने अभी दिया है कि फिर इमीडिएट बाद पंजाब हरियाणा में तो वेदर क्लियर हो गया, तो फिर वो आउटगोइंग रेडिएशंस बहुत एक्टिवेट हो गई, क्लाउडलेस हो गया बिल्कुल। लेकिन साइमल्टेनियसली पहाड़ों पे बर्फ पड़ रही थी और वहाँ से भी हवाएं आनी शुरू हो गई, तो उन्होंने फिर एक्स्ट्रा कूल कर दिया। और अपर एयर में एंटी साइक्लोन बना हुआ था, तो जो पहले की ह्यूमिडिटी देकर की गई है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो एस्केप ही नहीं हो पाई, वो डिस्पर्स ही नहीं हो पाई, वो भी बनी रह गई। और ऐसे में ईस्टर्ली विंड्स भी इंटेंस थी, वो भी आकर के आपको क्या दे रही हैं, मॉइस्चर दे रही हैं, तो वो भी ट्रैप ही हो गया है। इसकी वजह से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी काफ़ी रहा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी काफ़ी रहा आपका। और उन दिनों में जब वर्षा हो रही थी तो टेम्परेचर फरवरी का नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री हायर गया, उसने ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ा दी। उस बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी कैपेसिटी वाली एयर को उन दिनों की बरसात ने ये जाना ही नहीं कि मैं 2 दिन बाद ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी देने वाली हूँ। ये अभी तो मैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ा रही हूँ, फिर मैं इसकी ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी देने वाली हूँ। तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इधर से हमने बढ़ा दी, उधर से अपन ने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बरसात के रूप में बढ़ा दी, इधर से हमने मॉइस्चर का कंटेंट ईस्टर्ली के वाया भी बढ़ा दिया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और बढ़ा दी। अब फिर इमीडिएट सेंस में हमने यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जीरो कर दी। इससे बिल्कुल क्लियरलेस क्लाउडलेस स्काई हो गया, क्लियर नाइट्स हो गई, ऊपर से विंटर सीजन। तो टेम्परेचर एकदम से लूज किया अर्थ ने, तो वो बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, वो घटी हुई ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ऊपर से बढ़ी हुई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सैचुरेशन बड़ा क्विक अचीव हुआ। और वो सुपर सैचुरेटेड स्टेज में पहुंचने में समय नहीं लगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मैंने बताया घटी थी उधर से, पहले तो बढ़ी थी, बट अब टेम्परेचर लूज हुआ ना तो घटी। इधर से मॉइस्चर अबंडेंट था, ईस्टर्ली के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के, तो सुपर सैचुरेटेड इमीडिएट सेंस से आया, क्योंकि एकदम से ऊपर से भी जो स्क्वेल्स आने, जो नॉर्दर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली ठंडी हवाएं आने लगी, उसने भी टेम्परेचर लूज करके
और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ा दी, तो जब वो नीचे जितना डिनोमिनेटर कम होगा वो न्यूमिनेटर उतना हावी हो जाएगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही है, वो एकदम से ज़्यादा हुई, सुपर सैचुरेशन का स्टेज ज़बरदस्त हुआ, फॉग उतनी डेंस इंटेंस हो गई, ये फिनोमेना एक्टिवेट हो गया। आई बात समझ में? ये अब तक की एग्जिस्टिंग प्रिवेलेंट सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। इस अनयूजुअल फॉग के ऊपर इससे ऊपर कोई आर्टिकल मिले तो आप ले आएँ। अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट खुद सर्च कर रहा है, गूगल पे आप नेट पे सर्च करें वाई अनयूजुअल फॉग इन नॉर्थ इंडिया, गूगल आपको हमारा ही लेक्चर रेकमेंड करेगा, सर्च करके देख लीजिए। ओके, तो यही है अभी तक की पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। एटमॉस्फेयर की एक्सप्लेनेशंस आज दिन तक बुक्स यहाँ पर एंड होती हैं कि कोरोलिस फोर्स का रियल किसी को क्लियर ही नहीं, सारा समझाने के बाद भी। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस में एवरी डे न्यू डिस्कवरीज आर देयर, आपको चीज़ें नहीं पता, तो जो पॉसिबल है उसको समझिए, वो समझा दिया सारा आपको। ना समझ में आया? थोड़ा ला नीना फैक्टर समझा देते हैं, उसका क्या चीज़ है, मैप लगाते हैं उसके लिए। रुको, देखो ला नीना क्या रहता है, पहले तो मैंने बताया ये कौन सा वर्ड है, स्पेनिश ना। ये जो साउथ अमेरिका जो है ना कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, इसमें ये जो साउथ यूरोप के लोग थे ना, ये यहाँ आकर के बसे, तो लातिन भाषाएं काफ़ी चलती हैं यहाँ पे, लैटिन, इसलिए इसे लातिन अमेरिका भी कहते हैं, लैटिन अमेरिका। तो उसमें से जैसे एक भाषा स्पेनिश है, तो वो यहाँ पे बोली जाती है। ओके, अब क्या होता रहता है नेहा कि पानी जो है ना समुद्रों का, ये पानी 3 तरह से चलता है। पानी कभी रुका है, कभी देखा रुकते हुए? पानी 3 तरह से चलता है। पहला तो चलता है लहरों के तौर पे, इसे कहते हैं वेव्स। दूसरा चलता है टाइड्स, ज्वार भाटे, सुने होंगे ज्वार भाटे, नाम कैसा देखो, ज्वार भाटा, टाइड्स ऐसे। तीसरा चलता है नदी की तरह करंट, ये करंट कहते हैं, जो चलता रहता है वो करंट होता है। ओके, और नितिन गडकरी कहते हैं बंगाल के लोगों को कि इस बार बटन ऐसा दबाओ कि ममता दीदी को करंट लगाओ, उनको करंट लग जाएगा, बस फिर तुम्हारी बंगाल की बत्ती जल जाएगी। कहते हैं, ओ ममता दीदी कहती हैं कि मोदी जो है वो कोरोना है बंगाल के लिए, सबका अपना अपना है। मिठुन कहते हैं कि मैं कोबरा हूँ, मैं कोबरे की तरह काटूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने बंगाली में सही में कहा क्या, बंगाली में बोल के सुनाता हूँ, ठीक है। अब लेक्चर तो ज्योग्राफी का चल रहा है, कौन सा चल रहा है सुखनिंदन लेक्चर? फॉग। तो किसने कहा कि फॉग में हम कुछ और नहीं कर सकते? मिठुन कोबरा बयान, मैंने ऐसे सर्च किया है। ओके, आई एम अ प्योर कोबरा। ओके, पढ़ के बुलाते हैं, पढ़ के बताते हैं बेटा, ऐसे नहीं होता है। वीडियो चलते जा रहा है, टाइम वेस्ट होते जा रहा है, तो ठीक है चलने दो साला। अब बयान भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने बयान लिख दिया ना, स्टेटमेंट लिखना चाहिए था, वो हिंदी में आ रहे हैं सारे। अब आएगा। ढूंढ के बोलेंगे, भी रहने देते हैं, टाइम लग जाएगा, टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए। हाँ मिल गया, अभी पढ़ के सुनाते हैं। सुनिए, जोल धोरा बेलेबोरा, स्पेलिंग आई एम नॉट जोल धोरा बेलेबोरा, एक चबोले चबी, जोल धोरा बेलबोरा, एक चबोले चौबई। मैं पानी में रहने वाला कोई आम सांप नहीं हूँ, एक ही डंक में मार दूंगा, मतलब मैं कोबरा हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं कोबरा हूँ। किसी ने पूछा सर इसका मीनिंग क्या है, तो उनका जवाब था कि आई एम अ कोबरा, आई एम अ प्योर कोबरा। कई बार ये आकर्षण में कुछ बोल बैठते हैं, बाद में पछताते हैं कि हम बोल क्या दिया, फिर बाद में जस्टिफाई कर रहे हैं
वो बयान जरूर सुना करें, मनोरंजन है ज़िंदगी का। तो ऐसे जल पानी कैसे चलता है नेहा? ऐसे करंट बन बन के, ठीक है, ऐसे शिव नहीं होता है, करंट में फंस जाओ तो पता लगता है। ऐसे करंट चलते रहते हैं, जैसे नीचे से एक करंट चलता है ऐसे इस तरह से ऊपर की ओर, इस तरह से चलता है ठंडा पानी, वाटर, कोल्ड वाटर करंट, नाम नुम आज नहीं करेंगे, ओके। सो कोल्ड वाटर करंट इस तरह से चलता रहता है। कुछ खास समूह में क्या होता है, और ज़्यादा बार यही होता है नेहा, कि इस एरिया में ना, इस इक्वेटर के रीजन से ना, ये जो गुजर रही है ना, ये देखो, हाँ, इक्वेटर के रीजन से, इक्वेटर ही है, हाँ, यहाँ से, तो इक्वेटर बड़ी ज़बरदस्त बनाई है इन्होंने। ये इक्वेटर के रीजन से ठंडे पानी को ओवरकम करके गर्म पानी अपनी पोजीशन ले लेता है। वैसे तो ठंडा पानी बहता रहता है, गर्म पानी उसे ओवरकम कर देता है। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? पानी गर्म मतलब टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई का मतलब क्या हो गया? प्रेशर लो। प्रेशर लो कैसे? मतलब हवाएं यहाँ से ऊपर की ओर उठने लगेगी, हवा यहाँ से ऊपर उठेगी, देखो दो हवाएं यहाँ से ऊपर की ओर उठेंगी, ठीक है, इस तरह से उठती हवाएं, और उठेंगी तो कहीं जाके गिरेंगी, यहाँ से उठेंगी तो कहीं जाके गिरेंगी। तो होता क्या है नेहा कि इसको तो गोल करना है ना अपन को। तो जब गर्म पानी ठंडे पानी की जगहें ले लेता है तो तापमान बढ़ जाता है। वो गर्म पानी जब आ जाता है एल नीनो हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है, तो मतलब हवाओं के पैकेट जो हैं वो गर्म होकर हल्के हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, असेंडिंग एयर कॉलम बन जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे असेंडिंग एयर कॉलम का बनना, यहाँ पे बना ना कहीं पे, यहाँ पे असेंडिंग एयर कॉलम का बनने का मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास आके गिरते रहते हैं, वहाँ से खड़े होते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास गिरते हैं, ऐसे हो जाता है। देखो ध्यान समझो, इसको ऐसे समझना ज़्यादा बेहतर है। ये पैसिफिक ओशियन है ना, है ना, हमारे पास एक बड़ा सा भी मैप था, एटलस था, नीचे है। यहाँ से हवाएं उठ रही हैं, यहाँ आके गिर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया तो फाड़ ही डाला इन्होंने, यहाँ से उठ रही हैं, यहाँ गिर रही हैं। तो जिधर एयर कॉलम गिर रहे हैं डिसेंडिंग है, वहाँ पे प्रेशर क्या हो गया? हाई। जिधर एयर कॉलम असेंड कर रहे हैं वहाँ पे प्रेशर क्या हो गया? लो। तो जिधर यहाँ उठ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, बादल यहाँ पे बनेंगे ना, यहाँ पे वर्षा काफ़ी होगी ना, तो फिर वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में रेन काफ़ी होगा। लेकिन जहाँ पर गिर रहे हैं जा कर के, वहाँ पर तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। डिसेंडिंग एयर कॉलम तो मैंने बताया ड्राई होता है, स्टेबल एयर कंडीशन, स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगा? सूखा सूखी ज़िंदगी, ड्राइनेस। तो जब ये एल नीनो होता है तो ये प्रभावित करता है भारत को, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कमज़ोर पड़ जाते हैं। कमज़ोर क्या पड़ जाते हैं? उसके कमज़ोर पड़ने का कारण ये हो जाता है कि जो मानसून हमारे देश में आते हैं ना, वो आते इधर से ही होके, आपको पता, ऑस्ट्रेलिया से ही आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से होके पहले इक्वेटर तक जाते हैं, और तब ये नॉर्थ वेस्ट होते हैं, मतलब तब ये साउथ ईस्ट होते हैं, और फिर इक्वेटर क्रॉस करके साउथ वेस्ट हो जाते हैं, इक्वेटर क्रॉस करके साउथ वेस्ट हो जाते हैं। तो हवाएं यहाँ पर आकर के गिर रही हैं, डिसेंड हो रही हैं, यहाँ पर ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं। ये चीज़ें आग भी लगाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में आग भी लगती है, इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्रों में आग लगती है, सूखापन इतना ज़्यादा हो जाता है, जंगल जलने लग जाते हैं। और एल नीनो की उस परिस्थिति की वजह से भारत में भी परिस्थितियाँ सूखी सूखी पड़ने लग जाती हैं, ड्राइनेस हो जाता है। समझ आई बात? एल नीनो का मतलब है, एल नीनो वाला साल है तो फिर भारत में क्या होगा? शुष्क मौसम होगा, वर्षा कम होगी, मानसून उस साल कमज़ोर होता है। मानसून उस साल क्या होता है? कमज़ोर ही होगा उस साल, और क्या ही होगा मानसून का। ये एक कहानी है। अगली कहानी इसका रिवर्स हो गया। सोचो इसका जब रिवर्स हो गया तो ये हुआ कि यहाँ पर वापस से उस ठंडे वाटर कॉलम ने अपनी जगह ले ली, यहाँ पे वाटर ठंडा हो गया एज़ कम्पेयर टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो पूरा पैसिफिक ओशियन है, इस पैसिफिक ओशियन का ईस्टर्न रीजन कूल हो गया, इस पैसिफिक ओशियन का वेस्टर्न रीजन वार्म हो गया। ईस्टर्न रीजन में कूल वाटर ने अपनी जगह फिर से ले ली है, वार्म वाटर कहीं पर लुप्त हो गया, तो यहाँ पर टेम्परेचर फिर से लो हो गया।
टेम्परेचर लो हो गया तो प्रेशर हाई हो गया, मतलब यहाँ से हवाएं अब ऊपर की ओर नहीं उठेंगी। अब साइमल्टेनियसली जगह सिचुएशन बदल गई। किधर बदल गई? अब ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अराउंड कहीं पर टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया। अब वहाँ पर हवाएं ऊपर उठेंगी, तो यहाँ पर हवाएं ऊपर उठ रही हैं। आई बात समझ में? अब जब यहाँ पर हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो फिर नेचुरल सी कहानी है, यहाँ पे वर्षा होगी। तो ला नीना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैवी रेन इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक। एल नीनो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैवी रेन इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक। La Nina is responsible for the rain in the eastern coast of Australia, and El Nina is responsible for the rain in the western coast of South America. और जब भी लाल नीला की परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, हवाएं यहाँ से ऊपर उठ रही हैं, ये हवा उठ करके इधर जा करके गिरेगी, ये हवा उठ करके इधर आकर के गिरेगी, इधर आकर के गिर रही है ना, ये हवा उठ रही है तो इधर आके भी एक गिरेगी, एक हवा उठ करके उधर जा करके भी गिरेगी। तो ऐसी परिस्थितियों में और उस समय में ये एल नीनो ला नीनो की एक खासियत है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रहा होता है ये तभी एक्टिविटियाँ दिखाते हैं, इनकी एक खासियत है। और ऐसे ही परिस्थितियों में जब हवाएं यहाँ से उठ करके कॉलम इधर भी जा रहा है, ऊपर से विंटर सीज़न है, तो ये हवाएं कूल और ड्राई विंड के तौर पर डिसेंड करेंगी और डिसेंड करके भारत की ओर ये एंटर करेंगी एज अ नॉर्थ वेस्ट विंड के तौर पर, जो ठंडे इलाकों से होकर के आएंगी और फिर ये भारत में तापमान को गिराएंगी, टेम्परेचर फॉल करेगा। ओके, सो ला नीनो इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअर टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहना ठीक नहीं है, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जिन दिनों में फॉग हमको ऑब्जर्व हुआ है उन दिनों में हमने पाया है कि टेम्परेचर लो पाया गया था। और उसका एक पॉसिबल रीज़न ला नीना भी था, क्योंकि 2020 का साल तो स्ट्रॉन्ग ला नीना था और ये प्रिडिक्टेड था पहले से ही आईएमडी के द्वारा कि ला नीना विल कंटिन्यूअस फॉर द 2021 ऑल्सो, ये कंटिन्यू करेगा, ऐसा कहा गया था। इतनी कहानी समझ आई? अभी डिटेल में जाना नहीं था ला नीना एल नीना का, बस इतना समझ लीजिए कि हवाएं यहाँ से उठी हैं, उठ करके डाइवर्ज तो होना ही है ना, होना ही है ना। तो इस तरह से हमको ड्राई और कूल विंड्स मिलती रही और उसकी वजह से टेम्परेचर और लो आता गया। ओके, ओशियन के वाटर के टेम्परेचर में भी डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से भी आपको कूल विंड्स मिलती रहेंगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉसिबल फैक्टर पाया गया था ला नीना का। इसका इतना ही कनेक्शन है कि अगर किसी साल में सर्दियों का मौसम ज़्यादा ठंडा है तो आपको ये पता होना चाहिए उसका एक पॉसिबल रीज़न ला नीना भी होता है। और टेम्परेचर लो होना एक पॉसिबल रीज़न है फॉग का, क्योंकि टेम्परेचर लो होना एक पॉसिबल रीज़न है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के कम होने का, और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का कम होना एक पॉसिबल रीज़न है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बढ़ने का। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% होना एक पॉसिबल आस्पेक्ट है ड्यू पॉइंट अचीव होने का, क्योंकि सैचुरेशन आ जाएगी और ड्यू पॉइंट अचीव हो गया उसके बाद सुपर सैचुरेशन है और वो एक रीज़न है कंडेंसेशन का। और अगर तो कंडेंसेशन ग्राउंड सरफेस के पास हो रही है और बहुत ही टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स में हो रही है जो कि सस्पेंडेड फॉर्म में रहने के लिए कैपेबल हैं, तो फिर ये फॉग हो जाएगी जो कि टाइप ऑफ क्लाउड है। लेकिन अगर तो कंडेंसेशन असेंडिंग कॉलम में हो रही है, हाइट पे एल्टीट्यूड ऊपर जा कर के वर्टिकल मूवमेंट के वाया हो रही है और वाटर ड्रॉपलेट्स इतनी बन रही हैं कि वो किसी न किसी फॉर्म में पोर हो जाएंगी, तो फिर वो क्लाउड है। तो क्लाउड और फॉग दोनों, फॉग इज़ अ टाइप ऑफ क्लाउड बट क्लाउड से अलग है। ये तो अंतर मैंने उसी दिन करा दिया था कि क्लाउड और फॉग में क्या अंतर है। ऑलमोस्ट सारे पॉसिबल थ्योरीज हमने डिस्कस कर ली हैं इस बार की अनयूजुअल फॉग की। ओके, इतनी बात क्लियर? फॉग से भारी नुकसान है। आपको पता है ये ला नीना फैक्टर एक बहुत ही परेशानी का कारण है। मैंने बताया ऐसे हवाएं उठेंगी तो ऐसे गिरेंगी, तो जब ऐसे गिरेंगी नेहा तो यार ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जानती हो, तो यहाँ पे फिर डिसेंडिंग एयर कॉलम फिर एकदम से वो नहीं कर देगा ड्राइनेस। ऐसे में पहले ही ये इलाका प्रभावित रहा लोकस्ट स्वॉर्म्स की वजह से, टिड्डी दल। ऊपर से अगर यहाँ पर ड्राइनेस आ जाएगी और अगर यहाँ पर वर्षा नहीं होगी प्रॉपर, तो फिर यहाँ की खेती और नुकसान में चली जाएगी, तो एग्रीकल्चर सफ़र करेगा। फूड इनसिक्योरिटी ऑलवेज़ रैम्पेंट है यहाँ पर, तो इसकी वजह से लोकस्ट स्वॉर्म से अटैक हुए लोग और ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो ला नीना इनके लिए दर्द का कारण भी बनता है।
हाँ, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद इसलिए भी बन जाता है क्योंकि हमारे यहाँ से उठ करके यहाँ पर गिर करके इसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास वो वाली भी हवाएं चली जाती हैं जो ऑस्ट्रेलिया से जाती हैं एज ए साउथ ईस्ट, और फिर यहाँ से वो साउथ वेस्ट होकर के भारत में आती हैं। तो इनको अगर और फीडबैक मैकेनिज़्म के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट से उठती हुई ला नीना वाली हवाएं इस तरह से ऊपर से गिर के समर्थन दे दे तो कितना मज़ा। सोचो, एक तीर यहाँ से ऐसे जा ही रहा था साउथ ईस्ट के तौर पे, वो ट्रेड विंड्स होती हैं, वो जा ही रहा था और ऊपर से एक और तीर ने आके उसके साथ दे दिया और दोनों साउथ वेस्ट होकर के भारत की ओर आ रही हैं। तो भारत का तो मानसून मजबूत होना ही है ला नीना की वजह से। लेकिन सोचो, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका को तो दर्द होगा ना, क्योंकि वहाँ के लिए तो फिर वो डिसेंडिंग कॉलम ऑफ एयर ही है ना। तो इस तरह से ला नीना भी सूखी परिस्थितियों से जुड़ा है, लेकिन देखना पड़ेगा किस रीजन की बात हो रही है। ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका की बात हो रही है तो फिर सूखी परिस्थितियाँ हैं, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो गीली परिस्थितियाँ हैं। ये ला नीना की कहानियाँ हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बात कर रहे हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका की, तो उसके लिए भी सूखी परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि एक कॉलम यहाँ से उठ के इधर गया तो एक इधर भी तो गया, वो वहाँ गिरा है, तो उसके लिए भी सूखी परिस्थितियाँ हैं। है बात समझ में ना। और तो ये बस यही हैं परिस्थितियाँ, तो फिर अपनी परिस्थितियाँ ही हैं। लेकिन इसी तरह से कभी ऐसा भी होता था कि यहाँ से दो कॉलम उठते थे, एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ गिरता था तो एक इधर भी तो गिरता था, तो वो यहाँ सूखा मचाता था वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो ला नीना है। अब तो कॉलम ऑफ एयर यहाँ से उठ रहे हैं, तो एक ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका की तरफ गिर रहा है, एक वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका की तरफ। इसका मतलब वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका को बारिश मिल जाएगी, तो साउथ ऑफ अफ्रीका को बारिश मिलेगी, वेस्ट ऑफ अफ्रीका को बारिश मिलेगी अगर ला नीना है। ईस्ट ऑफ अफ्रीका सफ़र करेगा। ओके, एल नीना है तो वेस्ट और साउथ अफ्रीका सफ़र करेगा, लेकिन ईस्ट कोस्ट को बारिश मिल जाएगी। तो कैसे जुड़ा हुआ है सब कुछ ज़िंदगी में, प्रकृति में, पृथ्वी पे। ये ऐसी कहानियाँ हैं। अच्छा लगा तो ज्योग्राफी लेक्चर लगाना, और वही अच्छा लगा तो लेक्चर सुनना। लेक्चर सुनने बाद लगे कि काम की चीज़ें आती हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मेहनत करो, पढ़ो, लेक्चर के गुणों को अपने अंदर धारण करो, अच्छे अफसर बनो, देश का कल्याण करो। लाइक शेयर करके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इतनी कृपा करने की ज़रूरत नहीं है। अपन बिना कमेंट के काम करते हैं। आगे चलें, बंद करें आज का लेक्चर, बहुत हुआ। थैंक यू सो मच।